अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं शाहजेब खानजादा। वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान हफ्ते को कराची आए, 1100 अरब रुपए का पैकेज का ऐलान किया। जब वज़ीर-ए-आज़म ने यह ऐलान किया उस वक्त उनके साथ वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह भी बैठे हुए थे। ऐसा लगा कि कराची के लिए सूबे और वफाक में इत्तफाक हो गया है, मगर चंद घंटों के बाद ही वफाक और सूबाई हुकूमत में बयानबाजी शुरू हो गई कि इस पैकेज में किसका हिस्सा ज़्यादा है। पहले बिलावल भुट्टो ज़रदारी ने दावा कर दिया कि सिंध हुकूमत का हिस्सा ज़्यादा है, वफाकी हुकूमत का फिर दावा है कि पैकेज उसका हिस्सा ज़्यादा है। वफाकी हुकूमत कराची पैकेज के हवाले से मुसलसल मीटिंग्स कर रही है। वफाकी वजीर असद उमर ने आज ट्वीट किया कि वजारत रेलवे, आबी वसाइल, मनसूबाबंदी, खजाना, इकनॉमिक अफेयर डिवीजन और NDMA के साथ मीटिंग की है। हर किसी को वाज़ेह डेडलाइन के साथ अमली मंसूबा तैयार करने को कहा है और 1 हफ्ते में मंसूबे को हतमी शक्ल दी जाएगी। इस इजलास में असद उमर ने कहा कि वफाकी हुकूमत ने कराची वाटर सप्लाई मंसूबे के लिए 46 अरब रुपए, कराची सर्कुलर रेलवे मंसूबे के लिए 300 अरब रुपए, ग्रीन लाइन BRT मंसूबे के लिए 5 अरब रुपए, रेलवे कॉरिडोर मंसूबे के लिए 131 अरब रुपए और नालों की बहाली जैसे मंसूबों के लिए 254 अरब रुपए रखे हैं। इन मंसूबों की लागत का तखमीना 736 अरब रुपए है। जबकि सिंध हुकूमत का दावा है कि कराची पैकेज के लिए वफाक की तरफ से 363 अरब रुपए दिए जाएंगे, जिसमें K4 मंसूबे के लिए 46 अरब रुपए, नालों की सफाई के लिए 10 अरब रुपए, मुतबादिल अराजी के लिए 4 अरब रुपए, 12,000 फ्लैट्स की तामीर के लिए 36 अरब रुपए, ग्रीन लाइन के लिए 2.1 अरब रुपए, BRT बसों के लिए 3.1 अरब रुपए और KPT रेल की बहाली के लिए 1.4 अरब रुपए और KPT से पिपरी तक डुअल ट्रैक की तामीर के लिए 130 अरब रुपए रखे गए हैं। दोनों तरफ से दावे किए जा रहे हैं कि किसका हिस्सा ज्यादा है। इसके अलावा वज़ीर आला सिंध के तर्जुमान मुर्जा वहाब का दावा सामने आया। जियो न्यूज़ के प्रोग्राम नया पाकिस्तान में बात करते हुए उन्होंने कहा कि कराची पैकेज में 750 अरब रुपए सिंध के, जबकि 362 अरब रुपए वफाकी हुकूमत की जिम्मेदारी है। उन्होंने कहा कि कराची सर्कुलर रेलवे सिंध हुकूमत के हिस्से में है, उसका कर्जा भी सिंध हुकूमत को देना है। प्रेस कॉन्फ्रेंसेज हो रही हैं, सोशल मीडिया पर एक दूसरे पर इल्ज़ामात लगाए जा रहे हैं। आज शहबाज गिल ने ट्वीट्स किए, जवाब में मुर्जा वहाब ने ट्वीट किए। एक जो माहौल बना हुआ था वो कहीं बिगड़ ना जाए। कराची के अवाम इस वक्त देख रहे हैं सिंध हुकूमत की तरफ, वफाकी हुकूमत की तरफ कि दोनों मिलकर डिलीवर कर दें और ये जो बयानबाजी है उसमें कराची के मसाइल अपनी जगह पर ना रह जाएं। हमारे साथ असद उमर साहब मौजूद हैं, साथ ही हमारे साथ मुर्जा वहाब साहब भी मौजूद होंगे। सबसे पहले असद उमर साहब, मैं आपसे जानना चाहूँगा, असद उमर साहब, जो बयानबाजी है उसमें कराची के अवाम के मसाइल ना रह जाएँ। आप मीटिंग्स कर रहे हैं, आपने कहा डेडलाइंस भी दी जाएंगी, तो कराची के अवाम उम्मीद रखें, जो आपने कहा है कि 2022 के आखिर तक K4 मुकम्मल हो जाएगा, कराची सर्कुलर रेलवे अगस्त 2023 तक मुकम्मल हो जाएगा, ग्रीन लाइन जून 2021 तक मुकम्मल हो जाएगी, नालों का काम रिलोकेशन 14-15 महीनों में हो जाएगा। ये उम्मीद रखें कराची के अवाम? अच्छा, ये शाहजेब, हम लोग जो है ना, तहरीक इंसाफ का हमारा 2013 के इलेक्शन से पहले जो है ना एक स्लोगन होता था, अब नहीं तो कब। तो कराची की भी सूरत हाल इस वक्त यही है कि अब नहीं तो कब। सुप्रीम कोर्ट जो है उसने जितनी दिलचस्पी ली है कराची के मामलात के अंदर, पाकिस्तान की सियासी लीडरशिप जो है, वफाक की, सूबे की, वो सब साथ मिलकर बैठ गए हैं। हमारी अस्करी क़यादत जो है वो मुकम्मल तौर पर सपोर्ट फराहम कर रही है। तो जब ये तमाम चीज़ें एक जगह यकजा हो जाए तो यकीनन कम से कम मैं तो इस बात के अंदर उम्मीद है मेरी कि इंशाअल्लाह ताला वैसे काम होता हुआ नजर आएगा जैसे पहले नहीं मुमकिन हुआ। ज़ाहिर है कराची वाले जो हैं वो डसे हुए हैं और पहले भी अच्छी बातें की गई जो मुमकिन नहीं हो सकी ज़मीन के ऊपर, तो उनका शक जो है वो भी समझ में आता है। लेकिन मुझे ज़ाती तौर पे यकीनन उम्मीद है कि क्योंकि तमाम लोग अब साथ मिलकर काम करने के लिए तैयार हो गए तो इंशाअल्लाह ताला काम होता हुआ भी नजर आएगा। मतलब कौन ज़्यादा पैसे खर्च करेगा इस पर इख्तलाफ हुआ। अब सिंध हुकूमत कह रही है कि जी हम ज़्यादा करेंगे, क्योंकि कराची सर्कुलर रेलवे जो ज़्यादा बड़ा अमाउंट है 300 अरब रुपए का, वो हमें कर्ज वापस अदा करना पड़ेगा। वफाक की इस पर क्या पोजीशन है? वफाक ने अदा करना है, सिंध ने अदा करना है? तो ये जो है इससे ज़्यादा फजूल बहस, मतलब पहले दिन हम किस चीज़ के अंदर फंस गए। मैं वो कल प्रेस कॉन्फ्रेंस में बताया, वो बातें जो मैं नहीं करना चाहता। हमें तो इस वक्त बात करनी चाहिए काम क्या करना है उसके ऊपर, लेकिन मजबूरन करनी पड़ रही है। देखिए, जिस दिन हमारी उस दिन रात को मीटिंग हुई है, हफ्ते को अनाउंस हुआ पैकेज, हमारी जुमे की रात को मीटिंग हो रही थी और रात को मीटिंग के अंदर यही डिस्कशन हुआ, KCR का डिस्कशन हुआ और उस पर चीफ मिनिस्टर ने कहा कि जी ये देखें वो आप KCR शामिल करेंगे तो उससे वफाक का पैकेज जो ज़्यादा लगता है। मैंने कहा अच्छा ये तो बहुत आसान इलाज है इसका। ऐसा करते हैं मुराद कि हम कल ये ऐलान ही नहीं करते हैं कि इसमें से कितना पैसा वफाक खर्च कर रहा है, कितना पैसा जो है सूबा खर्च कर रहा है, क्योंकि असल पैगाम तो ये है कि मिलकर साथ काम करने को तैयार है और ये काम करने के लिए जा रहे हैं।
उन्होंने कहा बिल्कुल ठीक है। हमने उसी तरीके से, आपने देखा, हमने ऐलान कर दिया। वजीर आजम ने नहीं उसमें कहा कि वफाक को बहुत कितना पैसा ज्यादा खर्च कर रहा है, कम कर रहा है। उसके फौरन बाद मुझे सोशल मीडिया से मैसेज आने शुरू हो गए कि जी पीपल्स पार्टी की सोशल मीडिया टीम जो है वो तो ये कह रही है वो 802 अरब रुपए, उस 802 अरब रुपए का इस पैकेज से कोई डायरेक्ट बराह रास्त ताल्लुक नहीं है। वो एक अलग प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई थी वजीर आला सिंध की, जो कह रहे थे कि हम कराची के लिए 802 अरब रुपए के मंसूबों के बारे में गौर करते रहे हैं और उन पे काम कर रहे हैं। जब मैंने वो इग्नोर कर दिया, मैंने कहा यार बोलने दो उनको, डजंट मैटर, इस वक्त मस्बत सोच रखो, काम करना है, असल में करना है। उसके बाद जब मुझे किसी ने भेजा, आप ही के किसी साथी ने मुझे भेजा एक क्लिप जिसमें चेयरमैन पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ये कह रहे थे कि 802 अरब रुपए तो इसमें से सूबा दे रहा है, तो मजबूरन फिर मुझे वजाहत करनी पड़ी और आज उसकी मजीद तफसील शामिल करनी पड़ी। सब उसमें जो कराची सर्कुलर रेलवे है, ज़ाहिर बहुत बड़ा अमाउंट है 300 अरब रुपए का, क्योंकि सिंध हुकूमत कह रही है आपने 362 अरब रुपए देने हैं, वफाक ज़ाहिर ज़्यादा बड़ा अमाउंट बता रहा है। ये क्या है, हमें बताइएगा, तकसीम क्या है आपकी तरफ से? मैं अवाम के लिए बड़ी आसान तरीके से बता दूं। 1100 अरब रुपए में से 125 अरब रुपए हमने ये इसके अंदर ये दिखाया है कि सुप्रीम कोर्ट में जो फंड बना है, जो बहरिया टाउन कराची की जो जजमेंट आई थी उसके नतीजे में जो सेटलमेंट हुई है, और जो सुप्रीम कोर्ट ने कहा था ये पैसा जो है वो सिंध के लिए खर्च करना है, तो उसका एक हिस्सा, क्योंकि उसको एक हिस्सा जो है वो अंदरून सिंध भी खर्च होना है, एक हिस्सा जो है हमारे अंदाजे के मुताबिक जितना पैसा जमा होगा इस 3 साल के अरसे, जितना अभी जमा हो चुका है और इस 3 साल के अरसे में जमा होगा, वो 125 अरब रुपए हमने दिखा दिए। बाकी लगभग 1000 अरब रुपए बच गए। उस 1000 अरब रुपए में से अगर मैं केसीआर फिलहाल निकाल दूं तो 700 अरब रुपए बच जाते। वो 700 अरब रुपए जो है उसमें से 375 अरब रुपए जो है वो सिंध की हुकूमत के हैं, और उसमें 325, आप समझ लें 330 अरब रुपए जो है वो वफाक के पैसे हो गए। केसीआर के ऊपर आज से चंद माह पहले, ये मैं आपको तारीख बता देता हूं, 12 फरवरी 2020 को सुप्रीम कोर्ट ने हियरिंग की और सुप्रीम कोर्ट ने यह कहा कि केसीआर का मंसूबा जो है इसको वफाक ने मुकम्मल करना है, ये रेलवेज की जिम्मेदारी है। और उस मीटिंग के अंदर मैं भी बुलाया गया था, मैं कोर्ट में खुद खड़ा हुआ था। मैं उस दिन चीफ मिनिस्टर साहब को कह रहा था आप नहीं थे, मैं वहां कोर्ट में खड़ा था। मुझे बराह रास्त एड्रेस करते हुए चीफ जस्टिस साहब ने कहा कि ये आपने करना है। मैंने कहा जी ये तो मंसूबा आज से 2-3 साल पहले जो है ये ट्रांसफर कर दिया गया था, ये सूबे के पास चला गया था। उन्होंने कहा ये वायलेशन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन है, रेलवे जिम्मेदार है रेल प्रोजेक्ट्स की, और ये आपकी जिम्मेदारी, ये आपने करना है। उसके बाद 21 फरवरी को मीटिंग हुई, यानी उससे 9 दिन बाद ये मीटिंग हुई कराची के अंदर। वहां पर सुप्रीम कोर्ट ने ये फैसला दोबारा लिखा, उसमें 2 मुख्तलिफ चीजों में डिवाइड कर दिया। उन्होंने कहा सबसे पहले तो आप जो है वो ये पुरानी लोकल ट्रेन जो चलती थी, आप नौजवान हैं, आपको शायद याद नहीं होगी, लेकिन चीफ जस्टिस साहब की जवानी और मेरी जवानी के वक्त में वो लोकल ट्रेन चला करती थी कराची, वो तो आप 6 महीने के अंदर रेलवे चला के देगी, और आप अपना काम जारी रखें, ML1 के ऊपर रेलवे जो है काम जारी रखे, वो भी काम आपने करना है। ये सुप्रीम कोर्ट के डॉक्यूमेंटेड डिसीजंस है। अगर आप पढ़ ले हमारे आइन क्या कहता है, तो आइन के अंदर वाज़े तौर पे लिखा हुआ है कि ये जिम्मेदारी जो है शेड्यूल 4 के पार्ट 2 में ये लिखा हुआ है, पहली एंट्री उसके अंदर है वफाक के काम की रेलवेज। मेरे आइन में भी लिखा हुआ है, मुझे सुप्रीम कोर्ट के अहकामात भी हैं, इसलिए 300 अरब रुपए मैं दिखा रहा हूं अपनी तरफ से। मैंने उस दिन ये भी उनसे कहा चीफ मिनिस्टर से कि यार ये अगर आप करना चाहते हैं, अगर सुप्रीम कोर्ट से हमें गाइडेंस मिल जाए कि नहीं जी आप ये सूबे को करने दें, हम ये आपको करने देते हैं, और उसकी वजह से क्योंकि हमारे पैसे कम हो जाते हैं, आप मेरे साथ बैठ जाए, हम बताएं हम इसमें से और कौन से प्रोजेक्ट ले सकते हैं ताकि हमारा भी से ये इस स्पिरिट के अंदर बात हुई। उसको किस फजूल कंट्रोवर्सी के अंदर शुरू हो दिया, हमारा ज्यादा तुम्हारा ज्यादा। भाई ये पॉइंट स्कोरिंग नहीं करनी, खुदा का वास्ता। कराची तरसा हुआ है, कराची को अपना हक नहीं मिला है, कराची जख्मी है, काम करने दें कराची के लिए। ये दुरुस्त है, कराची जख्मी है, कराची के अवाम को डिलीवरी चाहिए, और ये ज़ाहिर लड़ाई नहीं चाहिए वफाक और सिंध हुकूमत की। तो आप ये कह रहे हैं कि कराची सर्कुलर रेलवे वफाकी हुकूमत बनाएगी, 300 अरब रुपए से बनाएगी सीपैक के तहत, और जो कर्जा होगा वो भी वफाकी हुकूमत की जिम्मेदारी होगी, सिंध हुकूमत का नहीं होगा वो कर्जा। जाहिर है अगर वफाक करेगा तो उसमें जो भी फंड रेजिंग है उसके लिए अगर कोई कर्जा लेना पड़ेगा तो वो जिम्मेदारी वफाक की होगी, और वो जिम्मेदारी हम सुप्रीम कोर्ट के अहकामात की बुनियाद के ऊपर हम लेने को तैयार हैं।
लेकिन मैं फिर वही रिपीट करूंगा, अगर सुप्रीम कोर्ट की हिदायत हमें ये मिल जाए कि नहीं, उनको एतराज नहीं है अगर सिंध हुकूमत भी करना चाहती है और वो ये सिंध हुकूमत को दे दें, तो हम उनके साथ, सिंध हुकूमत के साथ बैठ के कोई और मंसूबे हम कहेंगे अच्छा चले आपकी तरफ क्योंकि वजन ज्यादा हो गया, बहुत ज्यादा हो गया, तो हम आपको हेल्प आउट करने के तैयार है अगर वो चाहते हैं। अगर वो नहीं चाहते, अगर वो चाहते हैं पूरे 1100 रुपए वो खर्च करें, हमें क्या एतराज हो सकता है यार, हम तो मदद करने की कोशिश कर रहे हैं। वैसे ये तो बड़ी अहम बात है, सिंध हुकूमत का यही एतराज था और आप कह रहे हैं 300 अरब रुपए की लाइबिलिटी भी वफाक अपने ऊपर लेने को तैयार है। साथ में जो 125 अरब रुपए बहरिया टाउन के पैसे से रखे हैं, सिंध कहता है वो भी सिंध का पैसा है, वो वफाक क्यों मांग रहा है, हम सुप्रीम कोर्ट गए हुए हैं, ये इस पर नहीं कंट्रोवर्सी हो जाएगी? सर उसके ऊपर बड़ी वाज़ेह हिदायत हैं, सुप्रीम कोर्ट की फाइनल जजमेंट नहीं आई है, लेकिन उसमें वफाक और सूबे को मुश्तरका तौर पे जिम्मेदारी देना चाहता है सुप्रीम कोर्ट। अगेन वो सुप्रीम कोर्ट का फैसला है और वो प्रोजेक्ट हैं और उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। ऐसा करें, ये 125 अरब रुपए है ना, मैं वहां डाल देता हूं कि जो सूबा कर रहा है, राइट, तो फिर वो बैलेंस, मैं अगेन वही कह रहा हूं ना, हम तो सिर्फ ये कह रहे हैं कि बैलेंस बुनियाद पे, ताकि दोनों को लगे कि वो एक बराबरी के लिहाज से, या तकरीबन बराबरी, एग्जैक्ट आना और पाई गिनने की जरूरत नहीं है। अगर वो ये पैसा मैं सिंध की हुकूमत को उसमें डाल दूं तो फिर जाहिर है सिंध की हुकूमत को कोई और चीज अपनी जिम्मेदारी लेनी होगी उसी स्पिरिट में, जैसे मैं पहले केसीआर की बात कर रहा था। ये कोई बातें ही नहीं है। अगर आप वाकई काम करना चाहते हैं, अगर आपकी नीयत ये है कि कराची के हालात बेहतर करना चाहते हैं, ये नॉन इश्यूज हैं। हमारी तो इस वक्त बात ये होनी चाहिए कि यार ये बताओ अगले हफ्ते तुम काम क्या शुरू कर रहे हो। मतलब क्योंकि आप वफाकी इदारों की आज आपने मीटिंग भी की है, ये उम्मीद रखें कराची के अवाम कि जो जाहिर है दूसरे इदारे भी इन्वॉल्व हुए इन मीटिंग्स में, कि कराची के अवाम को डिलीवर करके दिया जाएगा, वफाकी हुकूमत भी करेगी, सिंध हुकूमत भी करेगी, आप दोनों मिलकर भी करेंगे, ये जो आप दोनों का एक कोऑर्डिनेशन बनी है ये डिस्टर्ब नहीं हो जाएगी? देखिए, हम जो पहले दिन जब हम उनके साथ मिलकर साथ बैठे हैं और हम कह रहे हैं मुश्तरका तौर पर ये काम करने को तैयार हैं, तो हमें पहले दिन नीयत पर शक नहीं करना चाहिए। मैं सुन रहा था बयानात को, सिंध हुकूमत के कुछ लोग जो हैं वो बयानात दे रहे थे कि इनकी नीयत ही नहीं है। हमें नीयत के ऊपर करना चाहिए और हमें इसी उम्मीद के साथ आगे बढ़ना चाहिए कि सिंध हुकूमत भी उतना ही जज्बा रखती है काम करने के लिए। जो आज हमने मीटिंग की थी, जितने भी वफाकी इदारे हैं उसके अंदर रेलवेज है, वाटर रिसोर्सेज मिनिस्ट्री है, NDMA है, EAD इकोनॉमिक अफेयर्स डिवीजन, बिकॉज बाहर से जो लोन्स लेने होते हैं उनकी जिम्मेदारी होती है, फाइनेंस मिनिस्ट्री और ज़ाहिर प्लानिंग मिनिस्ट्री, ये तमाम लोग आज साथ बैठे। इनसे हमने कहा कि आप जो है टाइम टेबल बनाएं, अपना एक्शन प्लान बनाएं, उसके अंदर डेडलाइंस बनाएं और उसके अंदर ये हमें बताएं कि आपकी जो जिम्मेदारी जिस प्रोजेक्ट की आई है उसमें आपको सिंध की हुकूमत से क्या चाहिए, कोई NOC है, कोई अप्रूवल चाहिए या कोई इंफ्रास्ट्रक्चर का उन्होंने काम करना है जो उनकी जिम्मेदारी है। तो ये तमाम चीजें, और एक हफ्ते का सिर्फ टाइम दिया गया, एक हफ्ते के अंदर अंदर हम दोबारा बैठना चाहते हैं। वो जो गवर्नमेंट एडवाइजरी कमेटी बनी है जिसके अंदर चीफ मिनिस्टर सिंध और 2 और वज़रा हैं सिंध के, और मैं, अली जैदी और अमीनुल हक साहब जो है वो वफाक से मेंबर हैं। हम उसकी मीटिंग कॉल करके एक हफ्ते के अंदर ये बताना चाहते हैं कि देखें, ये हमने अब एक्शन प्लान बना लिया है, ये हमें आपसे चाहिए, अब आप बताइए कि आपका एक्शन प्लान क्या और आपको हमसे क्या चाहिए। बहुत शुक्रिया। असद उमर साहब हमारे साथ मौजूद थे, एक मस्बत रवैया नजर आ रहा है। मुर्जा वहाब हमारे साथ मौजूद हैं, मुशीर वज़ीर आला सिंध। मुर्जा वहाब साहब बहुत शुक्रिया। आपने कहा था शहजाद इकबाल साहब के प्रोग्राम में कि बता दें वफाकी हुकूमत अगर 300 अरब रुपए की लाइबिलिटी वो लेने को तैयार है, इससे अच्छी खबर आपके लिए क्या होगी? वो कह रहे हैं हम अगर कराची सर्कुलर रेलवे बनाएंगे 300 अरब रुपए का कर्ज भी वफाक के ऊपर होगा, वफाक ही अदा करेगा, कह दिया उन्होंने। देखिए शाहजेब, मैं समझता हूँ चीज़ों को समझने की ज़रूरत है। कराची सर्कुलर रेलवे को CPEC में शामिल कराने का इनिशिएटिव सिंध हुकूमत का था। दिसंबर 2016 में उसको सिंध हुकूमत ने CPEC में शामिल कराया। उसके बाद सिंध हुकूमत ने इसकी फीजिबिलिटी तैयार की, हमारी ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट ने, प्लानिंग एंड डेवलपमेंट ने इसकी फीजिबिलिटी तैयार की, जिसमें वो 300 अरब का नंबर आता है, जिसको 6 अक्टूबर 2017 को एक्नेक ने अप्रूव किया। तो अगर आप 300 अरब रुपए का जो फिगर लेकर आ रहे हैं वो शो करता है वो सिंध गवर्नमेंट ने काम किया था। PC1 हमारा है, तमाम हमारी इनपुट थी उसके अंदर। अब अगर असद उमर साहब कह रहे हैं कि उसका क्रेडिट वो लेना चाहते हैं या उसका जो तमाम वर्कआउट कर ली गई है चाइनीज गवर्नमेंट के साथ लोन की अरेंजमेंट वो करना चाहते हैं, इसके ऊपर बात की जा सकती है। बट एज ऑफ नाउ ऑन पेपर्स आप चेक कर सकते हैं, आपकी इन्वेस्टिगेटिव जर्नलिज्म पर लोग काम करते हैं कि 6 अक्टूबर 2017 को जब एक्नेक ने, जो कि फेडरल गवर्नमेंट का इदारा है, उसने इस प्रोजेक्ट को अप्रूव किया था, तो उस फीजिबिलिटी को स्पॉन्सरिंग एजेंसी कौन थी? वो सिंध गवर्नमेंट थी। उसकी एग्जीक्यूटिंग एजेंसी कौन थी? वो सिंध हुकूमत का मास ट्रांजिट ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट था। तो ये हमारा इनिशिएटिव था।
मतलब वो कह भी नहीं रहे कि वो उनका इनिशिएटिव है, वो आपका क्रेडिट इस हवाले से ले भी नहीं रहे, ऑन पेपर ही अभी तक जो भी है। तो और आपकी जो आपने कहा था लाइबिलिटी वो ले ले, 300 अरब रुपए की लाइबिलिटी ले रहे हैं फाइनेंशियल क्राइसिस में। अगर 300 अरब रुपए वफाक अपने ऊपर ले रहा है कि वो कर्ज अदा करेगा, तो आपके लिए तो बड़ी जबरदस्त सिचुएशन है ये। फाइनेंशियल इश्यूज तो शाहजेब फेडरल गवर्नमेंट को भी है, लेकिन मैं समझता हूँ इसके ऊपर बात जो है वो चीफ मिनिस्टर के सामने कर सकते हैं। ये मेरी सवाबदीद में नहीं है, मैं तो आपके सामने हकायक रखा हूँ कि सर्कुलर रेलवे का जो इनिशिएटिव था वो सिंध गवर्नमेंट का था, उसकी फीजिबिलिटी PC1 के ऊपर वफाक ने काम नहीं किया था, वो प्रोविंशियल गवर्नमेंट ने किया था, और एक्निक ने भी उसकी मंजूरी प्रोविंशियल गवर्नमेंट की रिक्वेस्ट पर की थी। जो वो धैर्या टाउन के पैसों के हवाले से बात करते हैं, वो भाई वफाकी हुकूमत शाहजेब साहब कोई एहसान नहीं कर रही है। बहरिया टाउन मलीर की ज़मीन के ऊपर वाक़े था, उसके जो पैसे हैं वो मलीर की आवाम के हैं, वो सिंध की आवाम के हैं, वो सिंध गवर्नमेंट का पैसा है, वो वफाक का पैसा नहीं है। तो मैं तो ये बार बार कहता रहा हूँ, और PTI के बहुत सारे लीडर्स ने टेलीविजन चैनल्स पे, बल्कि एक प्रोग्राम जो कि आपके चैनल पर हुआ था, उस पर PTI की मकामी क़यादत ने हमारे इस आर्ग्यूमेंट को सपोर्ट किया था कि जो बहरिया टाउन के पैसे हैं वो सिंध की आवाम के पैसे हैं, वो सिंध गवर्नमेंट के पास आने चाहिए। तो कोई वफाक अपनी किटी से निकाल के नहीं दे रही है। मगर मुर्तज़ा साहब, ये सिंध के अवाम के पैसे आपने तो दे दिए थे ना, ये तो सुप्रीम कोर्ट ने अब निकाले हैं, मगर वफाक उस पर भी असद उमर साहब रेजिस्ट नहीं कर रहे। वो कह रहे हैं भाई आप ले लें और कोई प्रोजेक्ट आप ले लें उसकी जगह पर, तो वो तो उस पर भी नहीं कर रहे हैं। तो काम करें ना, आगे बढ़ाएं सिंध के अवाम के लिए। हम तो शाहजेब ऑलरेडी सुप्रीम कोर्ट में दरखास्त दायर कर चुके हैं कि वो पैसे जो हैं वो सिंध गवर्नमेंट के हवाले किए जाएं। अगर सुप्रीम कोर्ट मुनासिब समझता है कि अपना कोई मॉनिटरिंग जज उसके ऊपर अपॉइंट कर दे, बेशक अपॉइंट कर ले, हमें कोई एतराज़ नहीं है। वो पैसा सिंध की आवाम के फलाह बहबूद के लिए खर्च किया जाएगा, बट उसका वफाक से कोई लेना देना नहीं है। मुर्तज़ा साहब, ये बता दीजिए, वफाकी हुकूमत तो अब कमिटमेंट कर रही है, वो कह रहे हैं 14-15 महीनों में नालों की सफाई का काम हो जाएगा। जाहिर है उसमें रिलोकेशन, उसमें आपका भी बड़ा किरदार है। 2022 के आखिर तक K4, KCR अगस्त 2023 तक, ग्रीन लाइन जून 2021 तक। आपने जो अपनी कमिटमेंट्स किए, आप भी अपनी टाइमलाइन के साथ मुकम्मल करेंगे? आप इस पर काम कर रहे हैं, ये आपस की लड़ाई ना हो, ब्लू लाइन दूसरे प्रोजेक्ट्स आप भी अपने पूरे करें? एब्सोल्युटली शाहजेब, जो हमारा पोर्शन है तकरीबन कोई 750 अरब रुपए का, उसकी टाइमलाइन है। कुछ प्रोजेक्ट्स ऐसे हैं जो कि 1.5-2 साल में कंप्लीट होंगे, कुछ 3 साल वाले हैं, कुछ 5 साल वाले हैं, बट तमाम की टाइमलाइन जो है वो बताई जा चुकी है, तमाम डॉक्यूमेंटेड है, तमाम चीज़ें ऑन रिकॉर्ड पर अवेलेबल हैं, तमाम की फाइनेंसिंग अरेंज की जा चुकी है। जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है कि आखिर में आप जितने कागजात पर मंसूबे बना लें, जब तक आपके पास फाइनेंसेस नहीं होंगे, आपके पास रिसोर्सेज नहीं होंगे, आप उन प्रोजेक्ट्स को कंप्लीट नहीं कर सकते। हमने अगर रेड लाइन के हवाले से बात की है, हमने येलो लाइन के हवाले से बात की है, हमने मलीर एक्सप्रेसवे के हवाले से बात की है, हमने सेवरेज ट्रीटमेंट के हवाले से बात की है, हमने 30 MJD डिस्ट्रिक्ट साउथ के लिए पानी की एक लाइन लाने की बात की है। उन तमाम की रिसोर्सेज हमारे पास हैं, तमाम चीज़ों के ऊपर काम किया गया, इसीलिए उनको कमिट कर रहे हैं। बहुत शुक्रिया मुर्ज़ावाब साहब। असद उमर साहब हमारे साथ मौजूद थे। उम्मीद करते हैं वफाकी और सिंध हुकूमत जो कमिटमेंट कर रहे हैं वो पूरी करें, कराची के अवाम के कुछ मसाइल ज़रूर हल हो जाएंगे। प्रोग्राम एक ब्रेक शामिल करते हैं। आज एक बहुत अहम पेशरफ सामने आई है। 6 महीने के बाद 15 सितंबर से तमाम तालीमी इदारे मरहलावार खुलना शुरू हो जाएंगे। वफाकी वज़ीर तालीम शफकत महमूद की ज़ेर सदारत आज चारों सूबों के वज़राए तालीम का इजलास हुआ है, जिसमें इत्तफ़ाक़ राय से फैसला किया गया है कि 15 सितंबर से तमाम तालीमी इदारे मरहलावार खुलना शुरू हो जाएंगे। पहले मरहले में 15 सितंबर को स्कूलों में 9वीं और 10वीं जमात की क्लासेस का आगाज़ किया जाएगा। साथ ही तमाम कॉलेजेस, यूनिवर्सिटीज़ भी 15 सितंबर से खुल जाएंगे। पहले मरहले में खुलने वाले तालीमी इदारों में कोरोना की सूरत हाल का 1 हफ्ते तक जायजा लिया जाएगा। अगर इस 1 हफ्ते के दौरान कोरोना की सूरत हाल काबू में रहती है तो फिर 23 सितंबर से दूसरा मरहला शुरू किया जाएगा, जिसके तहत 6ठी, 7वीं और 8वीं जमात के तकरीबन 64 लाख बच्चों को स्कूल जाने की इजाज़त होगी। दूसरे मरहले के बाद फिर 1 हफ्ते कोरोना की सूरत हाल का जायजा लिया जाएगा। सूरत हाल काबू में रहने की सूरत में 30 सितंबर से तीसरा मरहला शुरू किया जाएगा, जिसके तहत प्राइमरी क्लासेस के बच्चों को भी अपने अपने स्कूल जाने की इजाज़त दी जाएगी। वफाकी वज़ीर तालीम शफकत महमूद ने बताया है कि तालीमी इदारे खुलने के बाद बच्चों के इम्तिहानात के शेड्यूल और कोर्स वर्क के बारे में भी फैसला किया जाएगा। जबकि मामले खुसूसी बराए सेहत डॉक्टर फैसल ने SOP से मुतालिक बताया कि अगर किसी क्लास में 40 बच्चे हैं तो उन्हें 2 हिस्सों में तकसीम करके 2 शिफ्टों यानी 2 दिनों में पढ़ाया जाएगा। साथ ही मास्क का इस्तेमाल लाजमी होगा, चाहे कपड़े का ही क्यों ना हो। डॉक्टर फैसल का मजीद कहना था कि वो बच्चे तालीमी इदारों में ना आएँ जो पहले से बीमार हैं। ये एक बड़ा फैसला है। अब स्कूल्स और तालीमी इदारे खुलेंगे। पाकिस्तान में कोरोना की सूरत हाल
बहुत बेहतर है। मार्च में कोरोना वायरस के फैलाव के बाद मुल्क भर में तालीमी इदारे बंद कर दिए गए। पाकिस्तान में जो इप्सॉस के हालिया सर्वे के मुताबिक इस वक्त पाकिस्तान में बच्चों को स्कूल भेजने की मुखालफत करने वाले वालिदैन की तादाद 37% रह गई है, जबकि जून के महीने में बच्चों को स्कूल भेजने के मुखालिफ वालिदैन की तादाद 79% थी। जुलाई के महीने में 62% थी। अब ये कम हो गई है। वफाकी वज़ीर तालीम शफकत महमूद हमारे साथ मौजूद हैं। बहुत शुक्रिया शफकत महमूद साहब। SOPs पर अमल दरामद, ज़ाहिर है वालिदैन भी जानना चाहते हैं, असातिज़ा जानना चाहते हैं, कैसे होगा? जी, पहली तो बात यह है कि जो हमने उनको SOPs दिए हैं वो उसमें से जो बुनियादी है वो उन पे अमल दरामद कराना को बहुत मुश्किल काम नहीं है। उसमें पहला तो ये है कि हर बच्चा जो है वो मास्क पहने। मास्क के लिए ज़रूरी नहीं है कि वो कोई सर्जिकल मास्क हो या KN95 या ऐसी कोई मास्क हो। घर में किसी भी कपड़े को लेके दो मास्क बनाई जा सकती हैं, जिसको धो के रोज उसको धो के रिपीट करके पहना जा सकता है। तो इसलिए वो कोई इतनी ज़्यादा मुश्किल नहीं है। उसके अलावा दूसरा है डेंसिटी, कि ये जमघटा जो है वो ना हो, और उसके लिए हमने तजवीज़ ये दी है कि हर क्लास को, जो बड़ी क्लासें हैं उनको 2 सेक्शंस में तकसीम कर दिया जाए। एक दिन एक सेक्शन आए, दूसरे दिन दूसरे सेक्शन आए। तो वो तीसरा ज़रा थोड़ा सा मुश्किल है, क्योंकि कई सरकारी स्कूल ऐसे हैं जहाँ पे पानी नहीं है या पानी का बंदोबस्त नहीं है। तो वहाँ हमने प्रोविंशियल गवर्नमेंट्स को कहा है कि टीचर्स को और हेड मास्टर्स को कहें कि वो वक्ती तौर पे अरेंज करें, चाहे हमाम करें, जैसे भी करें, ताकि कोई हाथ धोने का सिलसिला जो है वो हो। तो ये अगर बुनियादी जो SOPs हैं ये भी फॉलो हो जाएं तो इंशाअल्लाह ताला बहुत फ़र्क पड़ेगा। और बाकी इन्फोर्समेंट तो वही है जो हमारा निज़ाम है, एक निज़ाम तालीम जो कि गाँव की सतह तक है, और साथ साथ डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन जो कि है। तो प्रोविंशियल गवर्नमेंट्स का ये हमने आज जो मीटिंग की उसमें तहियात उस प्रोविंशियल गवर्नमेंट्स का यही है कि हम इसके ऊपर भरपूर किस्म की इसकी अमल दरामद कराएंगे। और मुझे यकीन है कि प्राइवेट स्कूल्स की, क्योंकि अपना मुस्तकबिल एट स्टेक है, वो भी कोशिश करेंगे, क्योंकि अगर कहीं पे खुदा ना खास्ता कोई आउटब्रेक होता है तो फिर तो कोई चारा नहीं होगा सिवाय इसके कि उसको जाके एक स्कूल को मॉनिटर किया जाए या बंद कर दिया जाए। तो मेरा ख्याल है कि एक इंसेंटिव है सारे स्कूलों को कि वो एक SOPs पे अमल दरामद कराएं। साहब, अरे पाकिस्तान में तो कोरोना कंट्रोल में है, मगर दूसरे ममालिक को भी देखा गया जहां स्कूल खुले हैं कि कहीं स्कूल खुलने से वायरस फैला तो नहीं। पूरे कॉन्फिडेंस के साथ ये फैसला किया गया है, तमाम चीज़ तहकीक करके। जी देखें, जहां तक खोलने का ताल्लुक, पहले मैं ये कहूँगा बंद करना सबसे आसान, बंद कर दें। एक दिन ऑर्डर किया, बंद हो गया। खोलना आसान नहीं है। आपने देखा कि जो कोविड के बाकी चीज़ें खुलती रहीं, लेकिन हमने सबसे आखिर में स्कूलों का और तालीमी इदारों का किया, क्योंकि ये सबसे मुश्किल फैसला था। और ये हमने अगर इन्फेक्शन रेट इतना कम ना होता जो कि पाकिस्तान में है, और जो एक बहुत ही बड़ी परफॉर्मेंस है पाकिस्तान की जहां तक इन्फेक्शन रेट है, तो उसके बगैर तो हमने नहीं करना था। लेकिन यकीनन एक जब 5 करोड़ बच्चा जो है वो स्कूलों में जाएगा, और जब उसके अलावा जो यूनिवर्सिटीज में लोग जाएंगे, तो खतरा तो है। इसलिए हमने इसको बहुत ज्यादा क्लोजली मॉनिटर करने का सोचा है, और बहुत ज्यादा टेस्टिंग होगी और सब कुछ होगा। तो कभी ना कभी तो हमने खोलना था, लेकिन हालात जो इन्फेक्शन के हैं बाकी हैं वो बहुत बेहतर हैं। और इंशाअल्लाह ताला अल्लाह ताला से दुआ करते हैं कि ये फैसला हमने बहुत ही सोच समझ के नेक दिली से किया है, और इसमें हमें कामयाबी होगी। बहुत शुक्रिया, शफकत महमूद साहब मौजूद थे। बड़ा फैसला किया गया है। प्रोग्राम में ब्रेक शामिल करते हैं। जब से पंजाब में तहरीक इंसाफ की हुकूमत आई है, मुसलसल तकर्रियां और तबादले हो रहे हैं। 2 बरस में अब तक पंजाब में 4 IGs तब्दील हो चुके हैं। अब 5वें यानी मौजूदा IG पंजाब से मुतालिक भी तनाज़ा खड़ा हो गया है, क्योंकि IG पंजाब को शिकायत है कि लाहौर पुलिस चीफ की तैनाती उनकी मर्जी और मुशावरत के बगैर की गई। इसके बाद IG पंजाब ने वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान और वज़ीर आला पंजाब उस्मान बुज़दार से मुलाकात की। फिर उन मुलाकातों के बाद से वो अपने दफ्तर भी नहीं आए। IG पंजाब हुकूमत से नाराज़ हैं और उनकी तब्दीली की बातें हो रही हैं। हालांकि वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान IG पंजाब शुएब दस्तगीर की तारीफ कर चुके हैं और ये कह चुके हैं कि अब जो IG पंजाब और चीफ सेक्रेटरी का कॉम्बिनेशन आया है वो चलेगा। मगर मौजूदा IG के मुतालिक भी अब तनाज़ा सामने आ गया है। द न्यूज़ में शाया होने वाली एडिटर इन्वेस्टिगेशन अंसार अब्बासी की खबर के मुताबिक पंजाब पुलिस को गैर मामूली सूरत हाल का सामना है, क्योंकि सूबाई हुकूमत वफाकी हुकूमत के एक मुशीर की हिदायत पर अमल कर रही है और पंजाब हुकूमत ने IG से पूछे बगैर ही लाहौर पुलिस चीफ की तकर्री कर दी। और सूरत हाल इस वक्त ज़्यादा पेचीदा हुई जब हाल ही में तैनात होने वाले लाहौर पुलिस चीफ की IG के खिलाफ मुबैना गुफ्तगू भी
सामने आई, जिसके बाद आईजी पंजाब ने वज़ीर आज़म इमरान खान से रब्ता किया और वज़ीर आज़म को बताया कि उन्हें लाहौर पुलिस चीफ की बराह रास्त तैनाती से मायूसी हुई है। खबर के मुताबिक पंजाब के सीनियर ब्यूरोक्रेट और पुलिस अफसरान इस सूरत हाल से आगाह हैं और अफसरान इंतजार कर रहे हैं कि आईजी पंजाब और लाहौर पुलिस चीफ में से कौन बचेगा। खबर में ज़राए से दावा किया गया है कि इन दोनों अफसरान में से किसी एक अफसर को जाना होगा और ये फैसला वज़ीर आज़म इमरान खान करेंगे। खबर के मुताबिक वफाकी मुशीर की मुदाखलत पर वज़ीर आला पंजाब उस्मान बुज़दार ने उमर शेख को लाहौर पुलिस डिपार्टमेंट का चीफ तैनात किया और फिर उन्होंने पुलिस अफसरान से अपनी पहली मुलाकात में आईजी पंजाब के खिलाफ बातें की, क्योंकि ये खबरें हैं कि आईजी पंजाब शुएब दस्तगीर ने उमर शेख की 21वें ग्रेड में तरक्की की मुखालफत की थी और लाहौर पुलिस चीफ बनने के बाद उन्होंने जो बातें की वो आईजी के बारे में कहीं, वो बातें आईजी पंजाब तक पहुंच गईं, बल्कि व्हाट्सएप के जरिए पंजाब पुलिस के दीगर अफसरान और ब्यूरोक्रेसी के सीनियर अफसरान तक भी पहुंच गईं। इसके बाद आईजी पंजाब ने जुमे को वज़ीर आज़म इमरान खान से मुलाकात की और उन्हें अपने तहफ़्फ़ुज़ात से आगाह किया और खबर के मुताबिक ये इल्ज़ाम लगाया जा रहा है कि वफाकी मुशीर ने हाल ही में लाहौर पुलिस चीफ की पोस्ट के लिए कुछ पुलिस अफसरान के इंटरव्यू किए, जिसका मकसद ये था कि लाहौर में अपोजिशन की जमात नून लीग को टारगेट किया जाए। खबर के मुताबिक पंजाब हुकूमत के ज़राए ने इस बात की तरदीद की है। अब आईजी पंजाब की तब्दीली की बातें हो रही हैं, मगर ये कोई पहली तब्दीली नहीं है। 2018 में जब तहरीक इंसाफ की हुकूमत आई तो कलीम इमाम आईजी पंजाब थे और हुकूमत की इब्तिदा में ही डीपीओ पाकपतन के तबादले का तनाज़ा उठ खड़ा हुआ। इसके बाद सितंबर 2018 में कलीम इमाम को तब्दील कर दिया गया, उनकी जगह मोहम्मद ताहिर को आईजी पंजाब बनाया गया, मगर तकरीबन 1 महीने बाद अक्टूबर 2018 में मोहम्मद ताहिर को भी हटा दिया गया और ये खबरें सामने आई कि उन्होंने साने मॉडल टाउन में मुलविस पुलिस अफसरान को हटाने का हुक्म मानने से इनकार कर दिया था। ताहिर खान के बाद अमजद जावेद सलीमी को आईजी पंजाब बनाया गया, मगर 6 महीने के बाद उनका भी ट्रांसफर कर दिया गया और फिर यह खबरें सामने आई कि अमजद जावेद सलीमी को हमजा शहबाज की गिरफ्तारी के लिए नैब की टीम से ताउन न करने के इल्ज़ाम पर हटाया गया। इसके बाद गुज़िश्ता साल अप्रैल में हुकूमत ने आरिफ नवाज खान को आईजी पंजाब लगाया, मगर 6 महीने के बाद उन्हें भी हटा दिया गया और फिर नवंबर में शुएब दस्तगीर को आईजी पंजाब लगाया गया और अब 9 महीने के बाद उनके हवाले से भी तनाज़ा सामने आ गया है। नून लीग की 10 साल हुकूमत में 10 आईजी पंजाब देखने में आए। तहरीक इंसाफ की हुकूमत के 2 सालों में 4 आईजी तब्दील हो चुके हैं। 5वें आईजी से मुतालिक तनाज़ा खड़ा हो गया है। ब्यूरो चीफ लाहौर रईस अंसारी हमारे साथ मौजूद हैं। रईस अंसारी साहब, बहुत शुक्रिया। ज़ाहिर वज़ीर आज़म का खुद बड़ा एतमाद है, उम्मीद की जाए कि आईजी सर्वाइव करेंगे क्योंकि वज़ीर आज़म का बड़ा एतमाद है उन पर। देखिए, मेरी ये बात तनाज़ा शुरू हुआ तो तनाज़ा तो पहले से पता है कि जो प्रमोशन बोर्ड का इजलास हुआ था, मौजूदा आईजी डॉक्टर शुएब ने मुखालफत की, जिसकी वजह से मौजूदा सीसीपीओ जो उमर शेख है उनका प्रमोशन रुक गया। तो एक जहन में तो बात रहती है, लेकिन थोड़ा सा इनका बैकग्राउंड में ये ज़रा जो मौजूदा सीसीपीओ हैं ये अपनी तरह की अपने स्टाइल के एक ऑफिसर हैं। तो हमारी जब उनसे बात हुई तो उन्होंने कहा कि मेरे कहने का मकसद ये नहीं था कि आईजी के अहकाम नहीं मानने। उन्होंने कहा कि मैंने इस तनाजुर में कहा था कि आईजी के डायरेक्ट अहकाम जो है मेरे इल्म में ज़रूर लाए जाएँ, क्योंकि वो लाहौर के सीसीपीओ हैं। कल कोर्ट में जाना पड़े, कोई हुकूमत पूछ ले तो वो जवाबदेह होते हैं। तो उन्होंने कहा कि मेरे ऐसे कोई मेरी आईजी तक गलत बात पहुँचाई गई, लेकिन बात यह है कि अगर आईजी के पास मैं जाके माफ़ी मांग लूँगा, ऐसा कोई मसला नहीं है। दूसरी बात, इस बारे में हमारी हुकूमत से भी बात हुई तो वज़ीर आला पंजाब से मेरी बराह रास्त बात हुई। वज़ीर आला पंजाब ने ये कहा कि मैंने आईजी की बात सुन ली है जो उन तक पहुंची थी, मैं सीसीपीओ से भी बात सुनूंगा। तो जब हमने उन्हें सवाल किया कि क्या इसमें आईजी जाएगा या सीसीपीओ जाएगा, तो उन्होंने अज़रा मजाक कहा कि ये फ़ैसला है, उस फैसले पे बात करेंगे, फ़ैसला फिर किसी तरह का भी हो सकता है। लेकिन जहाँ तक मुझे ये नज़र आ रहा है कि इसमें मुझे तो नहीं लगता कि आईजी चला जाएगा, क्योंकि आईजी जो है वो इमरान खान ने ख़ुद लगाया था और बहुत से लोगों से बात करके लगाया था। स्पेशली इमरान खान के एक जो करीबी रिश्तेदार हैं सुहेल खान, वो एडिशनल आईजी रहे हैं, उसमें उनकी मुशावरत भी शामिल थी। मुझे अब तक ये नज़र आ रहा है इन दोनों में शायद कोई भी नहीं जाएगा। हो सकता है कि वो मौजूदा सीसीपीओ जाकर उनकी माजरत करे और सीएम जो बैठ के इनकी मामला तय करा दे, ये इसमें अभी तक ऐसा नज़र आ रहा है। लेकिन जिस तरह सीसीपीओ के आने पे या बात करने पे जो आईजी पंजाब हैं वो पिछले 3 रोज़ से ऑफिस ही नहीं आए, तो हमने ये भी सवाल किया सीएम से क्या उन्होंने इस ओहदे से रिज़ाइन कर दिया या उन्होंने काम करने से माजरत कर लिया। तो उन्होंने कहा ऐसा नहीं है, उन्हें बुलाया था, वो आए थे, मेरी उनसे बात हुई है। तो और जब मेरी आईजी साहब से बात की गई तो उन्होंने कहा कि मैं बीमार हूँ, 3 रोज़ से नहीं आया, लेकिन उनके ऑफिस ना आने की वजह ये नाराज़गी है जो सीसीपीओ ने जिस तरह मीटिंग में बात की जो उन तक पहुँचाई गई, तो मेन वजह उनके आने की नाराज़गी है। लेकिन हमें अभी नज़र नहीं आ रहा कि आईजी पंजाब जो हैं वो फौरी तौर पर चले जाएंगे। मुख्तलिफ नाम तो एकदम गर्दिश करने शुरू कर देते हैं। हो सकता है कि आईजी अगर इस मामले में अड़ जाएँ और वो ख़ुद ही काम करना छोड़ दे, फिर तो तब्दीली हो जाएगी, लेकिन मुझे नहीं नज़र आ कि इसमें कोई चला जाएगा। बहुत शुक्रिया, अंसारी साहब हमारे साथ मौजूद थे। प्रोग्राम में एक ब्रेक शामिल करते हैं।
12 अगस्त 2020 को 15 खवातीन सहाफ़ियों ने ऑनलाइन हिरासा किए जाने के खिलाफ आवाज़ बुलंद की थी और मुश्तरका बयान जारी किया था और बताया था कि उन्हें अपनी सहाफ़ती जिम्मेदारियां अदा करने के दौरान मुश्किलात पेश आ रही हैं। उन्हें अपनी खबरों में या तज्जियों में महज हुकूमत पर तनकीद करने की वजह से निशाना बनाया जाता है। उनके लिए सोशल मीडिया पर इखलाक से गिरे हुए अल्फाज इस्तेमाल किए जाते हैं, धमकियाँ दी जाती हैं और किरदार कुशी की जाती है। इस बयान में हुकूमत से मुतालबा किया गया था कि वो अपनी जमात के अंदर ऐसे तमाम मेंबरान से फौरी तौर पर इस तरह की हिरासानी बंद करने का हुक्म जारी करे। इसके बाद ट्वीट्स का सिलसिला शुरू हुआ। इन खवातीन सहाफ़ियों पर मजीद तनकीद हुई, उन्हें मजीद ट्रोल किया गया। कौमी असेंबली की कायमा कमेटी ने फौरी तौर पर इसका नोटिस लिया। इन खवातीन सहाफ़ियों को बुलाकर उनकी बात सुनी गई और फिर ऑनलाइन हिरासा किए जाने के खिलाफ आवाज़ उठाने वाली खवातीन की तादाद बढ़ती चली गई और अब एक तहरीक की शक्ल इख्तियार कर गई है। इब्तिदा में जब ये मुश्तरका बयान सामने आया तो खवातीन सहाफ़ियों को मजीद तनकीद का सामना करना पड़ा। उनके खिलाफ हुकूमती अराकीन की जानिब से ट्वीट किए गए, उनकी खबरों के स्क्रीनशॉट के साथ उन पर जानिबदारी का इल्ज़ाम लगाया गया। उस वक्त सिर्फ 15 खवातीन थी जिन्होंने ऑनलाइन हिरासा किए जाने के खिलाफ आवाज़ उठाई थी, लेकिन फिर मजीद सहाफ़ी खवातीन इस बयान की तौसीक़ करती चली गई और ये तादाद 170 से तजावुज़ कर गई। और अब इस मुश्तरका बयान के तसलसल में मजीद खवातीन सहाफ़ियों की तरफ से एक और बयान सामने आया है जिसकी तौसीक़ साथी मर्द सहाफ़ियों ने भी की है। खवातीन सहाफ़ियों के मुश्तरका बयान के मुताबिक जो चीज़ें हमारी साथी खवातीन सहाफ़ियों ने 12 अगस्त को रिकॉर्ड पर रखी, हम उनकी तौसीक़ करते हैं और मीडिया में खवातीन को जिस किस्म की कैफियत का सामना है और इसे सामने लाने के लिए इस दायरा कार को बढ़ाते हैं। बयान में कहा गया है कि मीडिया में काम करने वाली खवातीन को जिस किस्म की ट्रोलिंग और बेहूदगी का सामना है वो अखलाकियात के तमाम इक़दार को मजरू करते हैं। साथ ही ऐसे मामलात पर हुकूमत, सियासी जमातों और इदारों ने कोई एक्शन नहीं लिया। बयान के मुताबिक ऐसे हमलों का निशाना मीडिया में काम करने वाली वो खवातीन हैं जो अक्सर ऐसे मसाइल पर रिपोर्ट करती हैं जिसमें किसी सियासी जमात से मुतालिक तनकीद शामिल होती है। इसमें वो सहाफ़ी भी शामिल हैं जो हुकूमती या किसी सियासी जमात की किसी पोजीशन से इख्तलाफ रखते हुए किसी सहाफ़ी की तरफ से तहरीक इंसाफ, नून लीग, पीपल्स पार्टी, मजहबी जमातों, रियासती इदारों की पॉलिसी पर तनकीद की वजह से उन्हें गालियों का सामना करना पड़ता है और कुछ केसेस में पार्टी लीडरशिप ऐसे इकदाम की हौसला अफजाई भी करती है जिसकी वजह से ट्रोल्स और गालियाँ देने वालों को हिम्मत मिलती है। खवातीन सहाफ़ियों ने अपने बयान में कहा कि हम ये मुतालबा करते हैं कि हमें वफाकी और सूबाई हुकूमतों के सोशल मीडिया सेल्स के मैंडेट का बताया जाए जो टैक्स पेयर्स के पैसों से चल रहे हैं। बयान में खवातीन सहाफ़ियों ने कहा कि अक्सर ये लगता है कि इन सोशल मीडिया सेल्स का मैंडेट ही यही है कि वो सहाफ़ी और तज्ज़ियाकारों को बिना किसी सबूत के बदनाम करें। हम मुतालबा करते हैं कि तमाम सियासी जमातें और इदारे अपने सोशल मीडिया विंग्स के मैंडेट से काबिल तस्दीक शफाफियत को यकीनी बनाएं। ये मुसलसल हमले सहाफ़त पर लोगों के एतमाद को मजरू करते हैं और जमहूरियत के बुनियादी उसूलों के खिलाफ हैं, जिसकी वजह से हम खवातीन सहाफ़ियों के लिए डिजिटल प्लेटफॉर्म पर एक्टिव रहना या आज़ादाना तौर पर इंगेज करना मुश्किल हो गया है। हिरासानी, मुसलसल ताक़ुब के खौफ और अपने वक़ार को बचाने के लिए हम में से बहुत सी सहाफ़ियों ने खुद को सेल्फ सेंसर कर दिया है और इस तरह हम मालूमात शेयर करने, अपनी राय देने और ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर एक्टिव रहने से खुद को रोकते हैं, जिसका मतलब है कि हमें आज़ादी राय का हक इस्तेमाल करने से रोका जा रहा है। खवातीन सहाफ़ियों ने बयान में कहा कि हम हुकूमत और सियासी जमातों से मुतालबा करते हैं कि फौरी तौर पर अपनी अपनी सोशल मीडिया टीम्स के लिए एक कोड ऑफ कंडक्ट बनाया जाए, तहकीकात की जाएँ ताकि इन नेटवर्क्स का पता लगाया जाए जो खवातीन सहाफ़ियों के खिलाफ इन मुनज़्ज़म हमलों को लॉन्च करते हैं और चलाते हैं। इलेक्शन कमीशन से मुतालबा किया जाता है कि तमाम पार्टीज़ को अपने सोशल मीडिया सेटअप जाहिर करने की हिदायत की जाए और इन लोगों के खिलाफ एक्शन लिया जाए जिनके खिलाफ ये सबूत मौजूद हैं कि वो बिलवास्ता या बिलावास्ता मीडिया में काम करने वाले खवातीन को हिरासा या बदनाम करने में मुलव्विस हैं। FIA एक ऐसा डेस्क तश्कील दे जहां खवातीन पर डिजिटल प्लेटफॉर्म पर होने वाले तशद्दुद के खिलाफ दरख्वास्तों को सहूलत दी जाए। बयान में कहा गया है कि हम इस बात पर जोर देते हैं कि इस बयान को सोशल मीडिया पर मजीद पाबंदियाँ लगाने के बहाने के तौर पर ना लिया जाए। हम यकीन रखते हैं कि तहरीक इंसाफ हुक्मरान जमात होते हुए इस मामले पर लीड लेगी और मिसाल कायम करेगी। साथ ही सेनेट और कौमी असेंबली के इंसानी हुकूक की स्टैंडिंग कमेटी से भी ये मुतालबा करते हैं कि वो इस मामले का नोटिस ले और तमाम सियासी जमातों की तरफ से अमल दरामद को यकीनी बना दें। हमारे यहाँ खवातीन के लिए काम करना पहले ही मुश्किल है, सहाफ़त और मुश्किल है। ऐसे में उन्हें ऑनलाइन निशाना बनाना, उन्हें हिरासा करना, उनके ख़ानदान को निशाना बनाना, उनकी किरदार कुशी करना, उनके ज़ाती मालूमात को सामने लाना, कभी जान और कभी इज़्ज़त पर हमले की धमकियाँ देना इन खवातीन के लिए काम करना मज़ीद मुश्किल कर देता है। लेकिन खवातीन सहाफ़ियों ने हिम्मत दिखाई है और ख़वातीन की आवाज़ को खामोश करने वाले ऐसे हरबों को रोकने के लिए मुत्तहिद हुई हैं। उनका ये इत्तेहाद, उनकी आवाज़ अब एक तहरीक की शक्ल इख्तियार कर चुकी है जिसकी हौसला अफजाई की जानी चाहिए और इस किस्म के हरबों को रोका जाना चाहिए। प्रोग्राम में आगे बढ़ते हैं। सिक्योरिटीज़ एंड एक्सचेंज कमीशन के अफसर साजिद गोंदल की गुमशुदगी को 5 दिन गुजर गए हैं, मगर अदालती अहकामात के बावजूद हुकूमती इदारे साजिद गोंदल को आज अदालत में पेश ना कर सके, जिस पर इस्लामाबाद हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस अतर मिनल्ला ने सेक्रेटरी दाखिला, IG पुलिस और इस्लामाबाद की इंतजामिया पर बरहमी का इजहार किया है।
अब से कुछ देर पहले इस्लामाबाद हाईकोर्ट का तहरीरी हुक्म जारी हुआ है, जिसके मुताबिक वफाकी हुकूमत इस्लामाबाद से शहरियों के अगवा के वाक़यात पर तफ्तीश का हुक्म देने पर गौर करे। हुकूमत अपने अमली और इक़दामात से मगवी की बाहिफाजत वापसी के लिए हर मुमकिन कोशिश करे। मुजरिमों को सजा दी जाए ताकि आइंदा कोई रियासत की अथॉरिटी को कमज़ोर ना समझे। अदालती हुक्म के मुताबिक साजिद गोंदल आइंदा समात तक भी बाजियाब ना हुए या उनका पता ना चलाया जा सका तो अटॉर्नी जनरल खुद पेश हों। अटॉर्नी जनरल जिम्मेदार हुक्काम का तयन करें और उनके एहतसाब से मुताल्लिक बताएं। इससे पहले आज की समात में अदालत ने साजिद गोंदल की वालदा से मुताल्लिक कहा कि साजिद गोंदल की बूढ़ी माँ और छोटे बच्चे यहाँ मौजूद हैं। ये बच्चे किसी के भी हो सकते हैं। इस माँ को क्या जवाब दें? कोशिश करें कि किसी और माँ को इस तरह के मामले में अदालत ना आना पड़े। चीफ जस्टिस ने हुक्काम को हिदायत देते हुए कहा कि आपको आइंदा समात तक मौका दे रहे हैं, आइंदा किसी वजाहत के साथ ना आएँ। जिसके बाद इस्लामाबाद हाईकोर्ट ने केस की समात 17 सितंबर तक मुलतवी कर दी। इस्लामाबाद हाईकोर्ट के बाहर ACCP के गुमशुदा अफसर साजिद गोंदल की वालदा उनकी गुमशुदगी पर गम से निढाल नजर आई और उन्होंने बेटे की बाजियाबी की दुहाई दी। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।